हेलो, वेलकम बैक आनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th के जियोग्राफी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, इट मींस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पे। इस टॉपिक पे ऑलरेडी हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज फर्दर टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इट मीन्स रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है तो जानते हैं हम कि हमें अपने जो भी हमारे पास हमारे कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है उसका एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमको रिसोर्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। बिना प्लान किए हुए अगर किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। तो इसलिए पहले हमें अपने रिसोर्स को यूज़ करने के लिए प्लान करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर न्यायपूर्ण ढंग से जुडिशियस तरीके से अगर आप रिसोर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके इंडिया जैसे कंटिनेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो ऐसे कंटिनेंट इंडिया है जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज सफिशिएंट लेवल में पाए जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी पाई जाती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सारे रिसोर्सेज लगभग अवेलेबल है, लेकिन कुछ स्टेट एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप देखेंगे ये मिड इंडिया वाला जो पार्ट है आपका, इट मीन्स झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ जो पड़ जाता है, यहाँ पे कोल बहुत बड़े लेवल पे पाया जाता है जिससे पूरे कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, लेकिन और अदर रिसोर्सेज की यहाँ कमी है। उसी तरह अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ पे आपको वाटर रिसोर्सेज बड़े लेवल पे पाए जाते हैं, लेकिन अदर रिसोर्सेज की वहाँ कमी है। अगर उसी तरह अगर आप वेस्ट इंडिया में देखेंगे जैसे कि आपका राजस्थान है, गुजरात है, तो यहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी सफिशिएंट लेवल पे है, लेकिन अदर रिसोर्सेज इट मीन्स वाटर रिसोर्सेज की कमी। तो इस तरह कुछ रिसोर्सेज कहीं पे मैक्सिमम लेवल पे पाए जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी पाई जाती है। तो अगर हम उस प्लान के थ्रू अगर अपने रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो हर एक जगह की ज़रूरत को फुलफ़िल कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने रिसोर्स को यूज़ करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास करके ऐसे कंटिनेंट के लिए जहाँ बहुत बड़े लेवल पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस तरह ये आपका रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ऑलरेडी 30% में मैक्सिमम टॉपिक डिलीटेड हो चुके हैं सोशल साइंस के, लेकिन उसमें जो टॉपिक बचा है उसे अगर अच्छे से आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लेंगे, थ्रू द पॉइंट, शिफ्ट टू द पॉइंट अगर आप समझ लेंगे तो आपको एग्जाम टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा इसमें जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, मैंने अभी कहा कि पहले तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए और खास करके इंडिया के लिए। तो अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्स की प्लानिंग कैसे की जा सकती है या क्या इंपॉर्टेंस है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इंक्लूड्स इन वैल्यूज जो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंडिया के रिसोर्स प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। पहला इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में पहले आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, और उसके रिसर्च करने के बाद, उसको फाइंड आउट करने के बाद किस रीजन में कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये सब आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद
उसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है, सेकेंड स्टेप, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोवेट विथ appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. आपने जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के लिए जो कुछ बनाया उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब के बगैर किसी भी रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप स्किल यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली आप टेक्नोलॉजी के यूज़ करके, स्किल का यूज़ करके, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके आप अपने रिसोर्स, किसी भी एरिया के रिसोर्स डेवलपमेंट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अगर आप अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को अगर इंडियन डेवलपमेंट प्लान मतलब नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिसका यूज़ करके हम अपने कंट्री में रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं और इसके थ्रू हम अपने रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, इफिशिएंटली ढंग से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखते हैं जो हमारा है रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। इट मीन्स कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव। आप अपने रिसोर्सेज को सेव कैसे करेंगे फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए। इट मीन्स ये तो है नहीं कि आप अभी अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर ले और फ्यूचर के लिए कुछ रखे ही नहीं। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पस के लिए। तो इसको कैसे करना चाहिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए क्या है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी करना है उसके लिए रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lend to socio-economic and environmental problems। अगर आप रिसोर्स का इरेशनल तरीके से कंजप्शन करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, तो उससे आपको कई तरह की सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट होगी। इसलिए हमें इनसे बचने के लिए अपने रिसोर्स को सही वे में, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स हमें अपने रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। ये तो सेंस था इस टॉपिक का। अब हम जो पढ़ेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब रिसोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड रिसोर्स, भी एक आपका इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बुक में आपको जो डिस्कस किया गया है वो लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो लैंड रिसोर्स को हम देखेंगे। तो लैंड रिसोर्स ये देखते हैं, इसमें क्या है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड एक तरह का आपका नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि एज अ नेचर की तरफ फ्री गिफ्ट के रूप में मिलता है, आपको मिला है। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एक्टिविटीज। और ये जो लैंड है ये सपोर्ट करता है किसको, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को जो आपके वाइल्ड लाइफ है, देखिए क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इन तमाम एक्टिविटीज़, इन सब की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। इट मीन्स हेल्प प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो भी लाइफ सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका लैंड है। जब लैंड ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे। तो इसलिए ये आपकी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को और तमाम तरह की इंपॉर्टेंस एक्टिविटी को सपोर्ट करने का, इट मीन्स हेल्प करने का काम आपका लैंड रिसोर्स करता है। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ दिया है इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। नेमली, इंडिया में जो लैंड जितना पाया जाता है उसको कितने पार्ट्स में क्या क्या पाए जाते हैं, कहाँ पे लैंड, हमारे पूरे टोटल लैंड में जो इंडिया के पास
अपने अंडर कंट्रोल में। उस लैंड में कितने पार्ट पे आपके प्लेन एरिया है, कितने पे माउंटेन एरिया है, कितने पे आपका प्लेटूस पाया जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो सारे फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो पूरा इंडिया का, सपोज दैट हम सिर्फ इंडियन लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओवरऑल लैंड की नहीं। तो इंडिया के पास जो लैंड है उसका हमारे पास 43% जो है वो प्लेन्स के रूप में, मतलब हमारे पास जो लैंड पाया जाता है इंडिया के पास जो है उसका 43% जो लैंड है वो एज अ प्लेन के रूप में, और इसका 30% लैंड जो है एज अ माउंटेन के रूप में, ठीक है, और इसका 27% आपका एज अ प्लेटूस के रूप में पाया जाता है इंडिया में जो भी लैंड है, ठीक है। तो इस फॉर्म में सारे लैंड्स हमारे पास जो अवेलेबल है, तो अब इससे हमें यह पता चल गया कि हमारे पास प्लेन के रूप में 43% लैंड अवेलेबल है, और माउंटेन के लिए 30% लैंड अवेलेबल है, और प्लेटूस के रूप में 27% लैंड अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। और इसका हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो लैंड अवेलेबल है इसको भी लैंड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस बुक के अकॉर्डिंग लैंड यूटिलाइजेशन, उसमें बाकायदा डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है और उसका कल्टीवेशन के लिए लैंड कितना है, ये सारे टॉपिक बताए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक, कि इट मीन्स लैंड को किस किस फॉर्म में यूज़ किया गया है हमारे ओवरऑल कंट्री में, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे, कि और मैंने आप देख रहे हैं ये ग्राफ के थ्रू बहुत ही इजी वे में मैं आपको डिफाइन कर दूंगा ये, और आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके समझ लीजिए कि पूरे ओवरऑल द कंट्री लैंड किस किस फॉर्म में यूज़ हुआ है हमारे कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लैंड यूटिलाइजेशन मतलब किस किस फॉर्म में लैंड को यूटिलाइज किया गया। तो पहले ये एक डाटा प्रोवाइड किया गया है 1960-61 का, और दूसरा जो डाटा प्रोवाइड कराया गया है वो 2014-15 का डाटा है आपके अकॉर्डिंग टू द बुक। तो इसमें अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो पहला जो डाटा है 1960-61 से हम एनालाइज करते हैं, तो यहाँ देखेंगे 46.26% आपका जो लैंड है वो फॉरेस्ट के रूप में पाया गया था, आपका फॉरेस्ट के रूप में था, और 18% जो आपका लैंड है ये 46.26 ये 1960-61 में था, लेकिन घट के आपका 2014-15 में आप देख रहे हैं 45.5% पे आ गया, ठीक है। ये आपका 60-61 का डाटा है, और ये आपके 2014 और 15 के डाटा के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरेस्ट का जो है एरिया वो घटकर 1% समथिंग घटकर आपका 45.5% पे आ गया। और अगर आप सेकेंड हम बात करें बैरन का, तो जो बैरन लैंड है आपका, मतलब वो लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, बंजर भूमि जिसे कहते हैं आप, वो बैरन लैंड आपका 1960-61 में 18% था, जो बढ़कर आप 23.3% पे पहुंच गया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हम देखें एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, मतलब वो एरिया जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, वो एरिया है आपका 1960-61 में 18.11% था, जो घट के 5.5% पे पहुँच गया है। और अगर नेक्स्ट हम बात करें इसमें परमानेंट पास्चर्स एंड गेजिंग लैंड, जो पास्चर्स लैंड्स है जहाँ मतलब जहाँ पे जो चरागाह होते, इनमें जो एनिमल्स होते वो उनके लिए जो प्लांट है जहाँ पे घास वगैरह पाई जाती है, इस तरह से वो एरिया आपका 1960-61 में 4.95% था समथिंग, जो अब बढ़कर 8.7% समथिंग हो गया है। और इसके बाद अगर हम देखें लैंड अंडर मिसलेनियस का मतलब जो ट्रीज है, जहाँ क्रोप्स है, ऐसे एरिया जो है हमारे कंट्री में वो 4.7% थे 1960-61 में, जो अब घटकर 3.3% समथिंग हो गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो लगभग 1 ईयर मोर देन है, मतलब वो एरिया जो कल्टिवेबल है एक से ज़्यादा, मतलब मोर देन 1 ईयर से कल्टिवेबल है बट वेस्ट है,
कल्टिवेबल लैंड है बट वेस्ट है, तो वैसे लैंड जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो 1.50% थे 1960-61 में, जो घटकर समथिंग 1% पे आ गया है। और इसके बाद आप फैलो अदर दैन करंट फैलो, मतलब करंट फैलो में नहीं है अभी, उस पर खेती लगभग आपका एग्रीकल्चर 1 ईयर से लगभग नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो लैंड है आपके पास फैलो अदर दैन करंट फैलो जैसे लैंड जो आपके पास अवेलेबल है वो 6.23% समथिंग है, 6.23% समथिंग 1960-61 में था, जो 2014-15 में आपका घटकर 4.0% समथिंग हो गया। और अगर इसके बाद हम बात करें करंट फैलो की, जो आपका करंट फैलो है ये लगभग 5 साल तक इसमें लिया जाता है, एबव 5 साल से अंडर में जो आपका लैंड है वो लिया जाता है। यहाँ पे लगभग 1 साल तक का लिया जाता है कि जो करंट फैलो में अभी नहीं है। अभी करंट फैलो मतलब 1 ईयर तक का, ये आपका 1961 में था 3.50%, जो घटकर जो बढ़ गया है 3.6% समथिंग हो गया 2014-15 के डाटा के अकॉर्डिंग। और नेट सोन एरिया जितने एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो नेट सोन एरिया जो है आपका वो 3.73% था समथिंग 1960-61 में, जो बढ़कर 4.9% समथिंग हो गया है 2014-15 में। तो इस तरह आपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि किस किस फॉर्म में हमारे कंट्री में लैंड यूज हो रहा है या लैंड पाए जा रहे इस समय करंट टाइम में हमारे कंट्री में। तो इस तरह से आप ये वाला टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इससे पहले हमने लैंड रिसोर्स पे डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और फिर रिसोर्स प्लानिंग पे पहले स्टार्ट में डिस्कस किया था। इस तरह हमने ये आज के वीडियो में पूरे सारे टॉपिक को आपको डिफाइन करने की कोशिश की, और ये हमारा इस टॉपिक का 3rd वीडियो लेक्चर था। और एक वीडियो लेक्चर आपको इस टॉपिक पे और मिल जाएंगे जिसमें आप सॉइल पे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। उसमें जितने भी टाइप्स की सॉइल पाए जाते हैं हमारे इंडिया में उसमें हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में, और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इस पूरे टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट इतनी है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय किया है तो अपने फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।